तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 2 यानी कि बिलियन चैप्टर से लिया गया है। ठीक, तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं चैप्टर से, यानी बिलियन चैप्टर से जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज के एक ही वीडियो में समाप्त किया जाएगा। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप का है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ कराया जाएगा। हर एक सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख करके दिया गया है कि कितना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप लोग कितनी चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी है, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के कंटेंट को पाने के लिए। ठीक, और हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, और जिनको भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इसी प्रकार से सारी चीज़ें जो आपकी होंगी वो वहाँ पर आपको मिलेंगी। कितने रुपये में मिलेगा सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो इसमें क्या होगा, आपको फिजिक्स के नोट्स मिलेंगे सभी चैप्टर्स के, साथ ही में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, यानी नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स सभी, यानी कि बायोलॉजी के भी नोट्स मिलेंगे, साथ ही में आपके केमिस्ट्री के भी नोट्स मिलेंगे, और सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे चैप्टर वाइज इसी प्रकार से। ठीक, तो ये इसका चार्ज केवल 150 है, तो इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जिनको ज्वाइन करना है वही लोग मैसेज करें। उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी मैं आपको बता ही चुका, एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट्स, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स, साथ में बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स, साथ ही में जितने भी आपके क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में चैप्टर होते हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे वो अति लघु उत्तरीय हो, चाहे वो लघु उत्तरीय हो, चाहे वो आपका दीर्घ उत्तरीय हो, सारे प्रश्न आपको इसके अंतर्गत ही मिल जाएंगे। ठीक, तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, इस चीज़ को हटा देते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की बात करें, जो आपका पहला चैप्टर होता है उसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, चाहे वो आपका बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो, फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो, सारे प्रश्न, यानी कि जितने भी आपके चैप्टर फर्स्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का आपका जो सेकंड चैप्टर होता है बिलियन चैप्टर, उसमें हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो बिलियन में सबसे पहले हम लोग जितने आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को कर लिया है। उसके बाद फिर आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं उन सभी को भी कर लिया है। और आज हमारी बारी है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न को करने की, जो आपका फर्स्ट टाइप का होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। ठीक, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े आपके लिए लग सकते हैं, क्योंकि आपका लघु उत्तरीय है और 3 नंबर पाने के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो अपना पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है क्या है, राउट्स का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। इसमें आपको राउट्स के वाष्प दाब का जो नियम होता है उसको लिखना है, तथा उसकी सीमाएं भी क्या होती हैं वो भी बताना है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा जा चुका है, 2011, 2016, 2018 में। तो हम लोग देखते हैं कैसे राउट्स के नियम को हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या होता है राउट्स का नियम, किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब किसी विलयन का जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब जैसे पी और पी एस के जो होता है उसके अपेक्षिक अवनमन, ये जो होता है पी और पी एस, उसके अपेक्षिक अवनमन जो होता है पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही लिखा हुआ है इसमें, देखिए क्या है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी माइनस पी एस अपान पी बराबर मोल प्रभाज मतलब एक्स होता है। जहाँ पर पी क्या होता है, पी क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब होता है, विलायक का वाष्प दाब होता है, और पी एस क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, जिसमें घोल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको अगर आगे खोलते हैं क्या हो जाएगा, पी माइनस पी एस अपान पी, ये क्या जाएगा, इसको जब हम निकाले जाएंगे जैसे मोल, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज बराबर होता है जिसका मोल निकाल रहे हैं उसका मोल अपान टोटल मोल। मतलब ये यहाँ पर मान लेते हैं N1 मान लेते हैं, इसका क्या बनता है N1 प्लस N2, मतलब टोटल मोल यहाँ पे। ठीक है, N1 N2 क्या है, विलायक तथा विलयन के ग्राम अणु की संख्या यानी मोलों की संख्या है। ठीक है, अब इसकी क्या क्या सीमाएं होती हैं ये देख लीजिए। राउट्स के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या है, पहली सीमा क्या है, राउट्स का नियम तन विलयनों पर लागू होता है। मतलब या जो तन विलयन होते हैं उन पर ये लागू होता है, सांद्र विलयन पे लागू नहीं होता है। मतलब ये क्या है, इसमें क्या रहा है, सांद्र विलयन राउट के नियम के विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। मतलब वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू नहीं होगा, केवल अवाष्पशील विलयन के पदार्थों पर लागू होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है वैद्युत अपघट्ट के विलयनों पर राउट्स का नियम लागू नहीं होता। जो वैद्युत अपघट्ट के जो विलयन होते हैं उन पर भी राउट्स का नियम लागू नहीं होता। इसमें चौथा क्या है, पॉइंट क्या है, जो पदार्थ
जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उनके विलयनों पर भी राउट का नियम पालन नहीं करता। मतलब जो पदार्थ ऐसे पदार्थों का विलयन जिनमें संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन में राउट का नियम नहीं लगता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पदों के बीच संबंध बताना है। इसमें आपके दो पद दिए हुए हैं, उनके बीच में आपको संबंध बताना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। पहला क्या है, नॉर्मलता एवं मोलरता, दूसरा क्या है, मोलरता एवं मोल प्रभाव। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं इसमें, क्योंकि इनका फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये 2014 2016 दो बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध, उसके बाद देखेंगे हम लोग मोलरता एवं मोल प्रभाव में संबंध। पहले देखते हैं क्या, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। विलयन की जो नॉर्मलता होती है वो किसके बराबर होती है, मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकित द्रव्यमान के बराबर होती है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं अम्ल क्षार के लिए। तो क्षारकता या अम्लता क्या होती है, आणविक द्रव्यमान और बटे तुल्यांकित द्रव्यमान के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं क्या, अम्ल की नॉर्मलता निकालते हैं यहाँ से। तो अम्ल की नॉर्मलता क्या हो जाएगी, मोलरता गुणे क्षारकता। तो यहाँ से हम लोग का रिलेशन क्या बना, अम्ल की नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता गुणे क्षारकता। और वैसे अगर क्षार की नॉर्मलता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलरता गुणे अम्लता हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का रिलेशन मिल गया क्या, नॉर्मलता और मोलरता में दो रिलेशन मिल गए, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग मोलरता एवं मोल प्रभाव में संबंध क्या क्या होता है वो देख लेते हैं, क्या होता है। पहले देखिए, किसी जलीय विलयन की मोलरता यम तथा विलय के मोल प्रभाव के बीच में क्या संबंध होता है, ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है, मोलरता क्या होती है, मोल विलय के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थिति दर्ज कराता है। जो मोलरता होती है वो मोल विलय की 1000 ग्राम के विलायक में उपस्थिति दर्ज कराता है। मतलब अगर हम लोग 1000 ग्राम विलायक में घोल रहे हैं तो उसकी जो मोलरता होगी वो यम होगी, ठीक है, ठीक है। तो आगे देखने क्या होगा, अतः विलायक के मोल क्या हो जाएंगे, 1000 बटे यमोन, मतलब 1000 ग्राम में घोल रहे हैं, ठीक है। तो यमोन क्या पे है, विलायक का अनुपात, मतलब जिसमें घोला जा रहा है उसका अनुपात कितना है, यमोन है, ठीक है, मान लिए हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, अब यहाँ से निकालते हैं विलेय के मोल प्रभाव, मतलब जो विलेय पदार्थ है उसका मोल प्रभाव कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए बराबर क्या हो जाएगा, यम दिया है उसका मोललता, ठीक है, उसमें घोला गया 1000 में घोला गया तो इसका क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, ठीक। उसके मोल कितने 1000 में घोले गए मोल, तो यम हो गया मोललता इसकी, बटे यम वही सेम पहले वाला इसका निकाल लो, ठीक है, प्लस 1000 बटे यमन। 1000 बटे यमन क्या है, विलायक के मोल है। विलायक के मोल कितने, 1000 बटे यमन। यमन यहाँ पे क्या है, विलायक का अनुभार। यहाँ पे विलायक क्या है, विलायक है पानी, मतलब वाटर, जल, यहाँ पे विलायक है। तो उसका अनुभार कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 18, क्या हो जाएगा, एक्स विलेय एक्स मतलब मोल प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा, एम बटे एम प्लस 1000 बटे 18। जब हम 1000 बटे 18 को जब भाग करेंगे 18 से 1000 को तो कितना देगा, 55.5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 55.5 आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यम बटे 55.5 प्लस यम, ये आपका मोल प्रभाव और मोल प्रभाव मोललता में रिलेशन आ गया। प्रश्न नंबर 3 क्या है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन की स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है आपको क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका मोलर उन्नयन की स्थिरांक दिया हुआ है और यूरिया दी हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, उन्नयन की गणना करनी है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस फार्मूले पर जो सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। ये आपके परीक्षा में देखिए 2 बार पूछा जा चुका है, 2014 2019 में। आइए हम लोग इस सवाल को करते हैं, कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या है देखिए, आपने पढ़ा होगा क्वथनांक गुणन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, ये होता है क्या, डेल्टा टीबी। क्वथनांक गुणन होता है, ठीक है, बराबर कितना होता है, 1000 गुणे केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का द्रव्यमान होता है, ठीक है। और ये स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम होता है अनुभार होता है जो हम लोग विलेय जो मिलाने जा रहे हैं, ठीक है। ये कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, विलायक होता है, विलायक का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या क्या दिया है देख लेते हैं, क्या दिया, क्या क्या है दिया है, क्या स्मॉल डब्ल्यू क्या दिया है, विलेय का द्रव्यमान कितना, 3 ग्राम दिया हुआ, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ, 3 ग्राम यूरिया, मतलब यूरिया किसमें घोली जा रही है, जल में। तो मतलब यहाँ पे विलेय कौन है, ये यूरिया है, विलायक कौन है, जल है, ठीक है। 3 ग्राम दिया हुआ है, कितना है, विलेय का द्रव्यमान कितना, 3 ग्राम दिया है, ठीक है। और विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक, रख दिए, देख लिए, रख लिए। यूरिया फार्मूला क्या होता है, NH2 होता है। तो यहाँ से इसका अनुभार निकालेंगे तो कितना देगा, हम लोग का अनुभार कितना देगा, 60 आ जाएगा। अनुभार निकालेंगे, देखिए कितना होता है, नाइट्रोजन का अनुभार कितना होता है, 14 होता है, और हाइड्रोजन का कितना 1 होता है, तो 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस कितना होता है, कार्बन का अनुभार 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना 16 होता है, और उसके बाद नाइट्रोजन कितना होता है, 14 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, सब जोड़ लेंगे कितना 60 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं इस फार्मूले में। क्या है, डेल्टा टी बराबर कितना, 1000 फार्मूले में है पहले से, कि के बी क्या है, यहाँ पे के बी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है, मतलब यहाँ पे मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ है कितना, 0.52 रख दिए, ठीक। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू मतलब विलेय का द्रव्यमान कितना, 3 दिया हुआ है, यहाँ से रख दिया उठा के, ठीक। उसके बाद हम लोग का कितना दिया हुआ, ये अनुभार दिया हुआ है, विलेय का अनुभार कितना दिया है, 60, हम लोग निकाल लिया यहाँ से हम लोगों ने यूरिया का, ठीक है। तो इतना 60 रख दिया। उसके बाद हम लोग का क्या दिया हुआ है, ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का द्रव्यमान दिया कितना, 100 ग्राम दिया, रख दिया। उसके बाद क्या करते हैं देखिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो भी कट कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कट कर दिए, इसको बाद इसको पूरा यहाँ पे लिख लीजिए, 0.52 गुणे 3/6 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दिए, 3 × 3 2 3 6, ठीक। 2 से इसको जब भाग करेंगे तब कितना आ गया, 0.26 केल्विन आपका डेल्टा टीबी, मतलब क्वथनांक में उन्नयन आ जाएगा आपका कितना, 0.26 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा।
चलो प्रश्न नंबर 4 क्या है? अब सामान्य अणु संख्य गुण से आप क्या समझते हैं? किसी एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको बताना है कि जो अणु संख्य गुण होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, ठीक है, और एक उदाहरण भी देना है, ठीक है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2017 में पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इसमें, जिसका जो उदाहरण होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है अब सामान्य अणु संख्य गुणधर्म क्या होता है, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। तनु विलेनों के वे भौतिक गुणधर्म जो विलेन में उपस्थित कणों, मतलब कणों में क्या क्या आयन या आयन होंगे या उसके अणु होंगे की संख्या अर्थात मात्रा पर निर्भर करते हैं। मतलब ये जो उसमें जो तनु विलेन होंगे उनके जो भौतिक गुणधर्म होंगे, जो विलेन में उपस्थित जो आयन होंगे उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। लेकिन उनके आकार तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, केवल उनके अणुओं या आयनों पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? अणुसंग गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। ये केवल आयनों पर निर्भर करेंगे, जबकि उसके क्या कहते हैं, उसके प्रकृति पर या उसके आकार पर निर्भर नहीं करेंगे। उसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए क्या है, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं इसको? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विलेन के वो गुणधर्म जो विलेन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। मतलब जैसे जो विलेन में जो कुल कण उपस्थित होंगे उनकी संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के जो अनुपात उनका रेशियो आएगा उस पर ये निर्भर करेंगे, ठीक है। उन्हें ही अणुसंग गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, देखिए जो परासरण दाब होता है वो क्या होता है? अणुसंग गुणधर्म होता है, वो आयन की संख्या अणुसंग पर निर्भर करता है, ठीक है। क्या है? परासरण दाब, जो परासरण दाब होता है वो अणुसंग गुणधर्म है, क्योंकि यह विलेन में उपस्थित अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, यह उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये इसका एग्जाम्पल हो गया परासरण दाब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 क्या है? हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में क्या संबंध है? इसमें आपको बताना है कि जो हिमांक में अवनमन होता है तथा विलेय का अणुभार होता है दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये आपके परीक्षा में 3 बार आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है 2007 में, 2008 में, 2018 में। और इसका जो फार्मूला बनता है उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, वो भी मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके चाहे आपका रिलेशन पूछ लिया जाए चाहे इससे सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिलेशन होता है हिमांक में अवनमन में तथा विलेय के अणुभार में क्या संबंध होता है, ठीक है। पहले देखते हैं इसमें क्या संबंध है, ठीक है। क्या होता है? हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ होता है ना, उसके बराबर किसके बराबर होता है? मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे, अब यहाँ से क्या जो मोललता होती है उसकी किसके बराबर होती है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलाय का द्रव्यमान के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मोललता के स्थान पर क्या रख दिया? हमने रख दिया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलाय का द्रव्यमान, किसमें? किलोग्राम में, ठीक है। ये आगे बढ़िए देखिए क्या है, जहाँ पर डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा? के एफ क्या है यहाँ पे? मोलल अवनमन स्थिरांक यही है, ये ठीक है। उसके बाद विलेय की मोलों की संख्या, मतलब मोल बराबर क्या होता है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पर रख दिया वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट अपान। उसके बाद विलाय का द्रव्यमान केजी में रखना, तो कितना? विलाय का द्रव्यमान डब्ल्यू बटे 1000, मतलब एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रख दिया, ठीक। उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। क्या है? तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीएफ बराबर ये 1000 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ये एम जो स्मॉल एम है मतलब वेट, ये वेट है, स्मॉल डब्ल्यू है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है, ये नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पे क्या, यहाँ आप देख लीजिए आगे। उसके बाद चाहे तो हम लोग अगर इसको इधर लेके जाना तो इसको इधर लेके चले जाइए, स्मॉल को, हमको क्या है जो मॉलिक्यूलर वेट है इसको इधर लेके जाइए, तो क्या होगा? ये स्मॉल एम बराबर कितना होगा? 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी एफ। यहाँ पे सब पता कर लीजिए कि इसमें क्या क्या है। ये क्या है? एम क्या है? स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार है, ठीक है। और डेल्टा के एफ क्या है? डेल्टा के एफ सॉरी के एफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक है, ठीक है। और डब्ल्यू क्या है? स्मॉल वाला विलेय का भार है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलाय का भार, जो मतलब विलाय जिसमें घोला जा रहा है, और विलेय जो जिसमें घुलने जा रहा है, ठीक है। मतलब जैसे विलेय को हम लोग विलाय में घोलते हैं, ठीक है। तो विलेय क्या है? यहाँ पे विलेय स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और डब्ल्यू से क्या रिप्रेजेंट करेंगे? विलाय का भार, कैपिटल डब्ल्यू से। तो आपका अगला सवाल प्रश्न नंबर 4 क्या है? शुद्ध बेंजीन का किसी ताप प्रवाह दाब 640 mmHg है। एक अवाष्पशील विद्युत अपघट ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है, ठीक है। तो विलेन का वाष्प दाब 600 mmHg है। तो ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। इसमें आपको जो अवाष्पशील विद्युत अपघट ठोस दिया गया है उसका आपको अणुभार निकालना है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? शुद्ध बेंजीन का भार भी दिया हुआ है 39 ग्राम, ठीक है। उसके बाद इसका वाष्प दाब दिया हुआ है 640 mmHg। और उसके बाद जो ठोस जो घोला जा रहा है उसका भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.75 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर उसका क्या निकालना? जो ठोस जो घोला जा रहा है उसका क्या निकालना? अणुभार निकालना है, ठीक है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2 बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है, फिर इसको कैसे करते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया इसमें? पी0 दिया हुआ, पी0 यहाँ पे हम लोग क्या है जो शुद्ध बेंजीन दी हुई है उसका वाष्प दाब कितना है? 640 mmHg है, ठीक है। और जो पीएस क्या है? जो हम लोग का अवाष्पशील विद्युत अपघट ठोस है उसका जो विलेन का वाष्प दाब है कितना है? 600 mmHg, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू क्या है? स्मॉल डब्ल्यू वो है जो अवाष्पशील विद्युत अपघट ठोस है उसका जो भार है वो कितना है? 2.75 ग्राम है, ठीक है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? यहाँ पे जो बेंजीन में बेंजीन जो है उसका है भार कितना है? 39 ग्राम। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? स्मॉल एम निकालना है। क्या स्मॉल एम क्या है? जो ठोस पदार्थ है उसका अणुभार निकालना है, ठीक है हम लोग को। आइए देखते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा होगा स्मॉल एन अपान कैपिटल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये होता है, ये हम लोग अभी फार्मूले में रखेंगे। क्या एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्या जो उसका होता है राउट्स का नियम का, पी0 माइनस पी एस अपान पी0 बराबर स्मॉल एन अपान कैपिटल एन, ठीक है।
तो पी नॉट पता है, पी एस पता है, पी नॉट भी पता है, ठीक है। ये इसके वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ से रख देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट के हिसाब में कितना रखा हम लोग को, 600 कितना है 40 है, रख दिए यहाँ पे। पी एस कितना है 600 रख दिए यहाँ पे, पी नॉट 640 रख दिए। स्मॉल डब्लू पता है आपको, यहाँ से रख दिए स्मॉल डब्लू 2.75 ग्राम, ये रख दिए, ठीक है। उसके बाद ये हमको लोग इस जो स्मॉल में हम लोग को भार जो निकालना है, बिलियन जो बिलियन जो है उसमें जो ठोस पदार्थ है उसका अनुपात हम लोग को निकालना है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एम का पता हुआ कि ना, जो बेंजीन है आपने, बेंजीन होता है, जो बेंजीन कितना C6H6 होता है, उसका अनुभार कितना आ जाएगा, या 78 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद उसका वेट जो दिया हुआ है सवाल में 39 ग्राम दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है 39 ग्राम बेंजीन का, ठीक है। तो यहाँ से उठा के हम लोग इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, ठीक। उसके बाद आगे बढ़िए, इसमें 640 में 6 जाए कितना 40 बचेगा, अपान 640 बराबर 2.5। यहाँ से देखिए ये 39 जब 2 बार जाएगा कितना आएगा, 2 आएगा, कट जाएगा, ये 39 दूना कितना होता है 78 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा अपान एम, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ठीक है, क्या करते हैं आगे, 40/640 ये हो गया, इतना होगा 2.75 अपान एम इंटू 2, ठीक। यहाँ से काटिए, आप क्या काटेंगे, देखिए ये काट दीजिए, यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20, 20 दूना 40, ठीक, कट गया। उसके बाद 20/640 बचा, उसके बाद कितना बराबर 2.75 अपान स्मॉल एम, ठीक। स्मॉल एम को इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके जाइए, इसको नीचे ले आइए, कितना हो जाएगा 2.75 × 640/2 20, ठीक। अब यहाँ पे करिए 20 से ये 2 से ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, कितना कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, 32 दूना 64 होता है, ठीक है। उसके बाद 2.75 का 32 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका कितना, आपका 88 आंसर आ जाएगा, किसका वेट आ जाएगा, जो ठोस पदार्थ का अनुभार आ जाएगा कितना 88 आ जाएगा, जो हमने घोला है बेंजीन में, ठीक है। अगला सवाल प्रश्न नंबर 7 क्या है, जल में एथिल अल्कोहल का 1 बिलियन भारानुसार 46% है, तो बिलियन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। इसमें बिलियन में जो एथिल अल्कोहल है और जो जल है उस दोनों का मोल प्रभाज की गणना करिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पहले क्या निकालते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 3 नंबर में आपको पूछा जाने की बहुत ही संभावना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने मोल भी निकाला है, मोल प्रभाज भी निकाला है, 2 चीज़ निकालने हैं आपको, अभी 2 चीज़ों के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या है, पहले निकालते हैं क्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, क्या मोलों संख्या बराबर क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, तो क्या हो जाएगा एथिल अल्कोहल के मोलों संख्या बराबर कितना, एन बराबर कितना, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दिया हुआ है 46%, देखिए वेट कितना दिया हुआ है, भारानुसार कितना है, भारानुसार 46% है, ठीक है, हमने 46% 46 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और एथिल अल्कोहल का क्या होता है फार्मूला, C2H5OH होता है ना, देखिए एथिल अल्कोहल क्या होता है C2H5OH, जब इसका हम लोग जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे कितना आ जाएगा, हम लोग का 46 आएगा, तो दोनों कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, जल के मोलों की संख्या, वो भी इसको हम लोग यहाँ पे क्या मान ले, कैपिटल एन मान ले, उसको यहाँ पे हम लोग ने स्मॉल एन मान, अभी आगे आसानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 46 इसमें कह रहा है भारानुसार क्या है 46% है, तो जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, जो बचेगा मान लीजिए अगर 100% कोई सोल्यूशन है, उसमें से 46% क्या है एथिल अल्कोहल है, तो बाकी का बचा हुआ जल है, ठीक है। तो इसमें से घटा लेंगे तो हम लोग का क्या, जो उसमें जल होगा वो पता चल जाएगा कितना जल है, ठीक है। तो हम लोगों ने यही किया यहाँ पे, कितना हो जाएगा 1000 में से 46 घटा लेंगे तो उसका भार आ जाएगा कि जल का अपान जो वाटर होता है, जो देखिए वाटर होता है, जल होता है, उसका अनुभार कितना होता है 18 होता है, कि 2 इसके, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है अनुभार, 2 है तो 2 और 16 इसका होता है अनुभार, तो कितना 16 2 18 18 रख दिए, ठीक है। यहाँ से कितना, जब 100 में से 46 घटाएंगे कितना आएगा 44 क्या आ जाएगा 44 जाएगा, जल के जब वहाँ से मूल करें तो इसका कितना, जल का जो वेट आएगा कितना 44 आ गया। उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 18 है, तो 18 से जब हम लोग 44 को भाग करेंगे 18 से तो कितना जाएगा 2.44, आपका क्या जाएगा, जल के मोल की संख्या कितनी जाएगी 2.44 आ जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव, उसके बाद जल का मोल प्रभाव निकालेंगे, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या अपान एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, ठीक। तो क्या होगा, यह हम लोगों ने यहाँ निकाला, कितना निकाला है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मोल कितना निकाला है, एथिल अल्कोहल का मोल कितना है 1 आया, देखिए यहाँ पे 1 आया है, हम लोगों ने यहाँ पे कितना रख दिया 1 रख दिया, ठीक, प्लस अपान 1 प्लस ये हम लोगों ने जल का निकाल लिया कितना 2.44 मोल, ठीक, रख दिए, दोनों को जोड़ दिया कितना 3.44 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 3.44 से हम लोग एक को भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.29, आपका आंसर आ जाएगा कितना, एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाव कितना आ जाएगा 0.29 आ जाएगा। उसके बाद ये 0.29 कितने में आया, मतलब देखिए 0.29 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को जो सवाल में पूछा गया, आपको एक ट्रिक है, देखिए जो ये एथिल अल्कोहल आया कितना 46% है उसके बाहर का, तो मतलब 100 में से 46% ये है, तो उसके बाद 44 बचा, क्या वो 100 में से 44 जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, वो जल आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग को यहाँ मूल प्रभाव भी अगर एक का पता हो गया, जैसे मूल प्रभाव जिसका आ गया, मान लीजिए 100 मानते थे वहाँ पे, उसके एक मान लीजिए एक में से अगर इतना ये 0.29 इतना है इसका मूल प्रभाव है एथिल अल्कोहल का, तो एक में से घटा देंगे तो हम लोग का जल का मूल प्रभाव आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वही करते हैं सेम, तो जल का मूल प्रभाव कितना हो जाएगा, एक में से 0.29 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.71 आ जाएगा जल का मूल प्रभाव, और 0.29 किसका आ जाएगा एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाव।
अगला सवाल है प्रश्न नंबर 8, क्या है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन का मोललता ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन का मोललता निकालनी है। इसमें दिया हुआ है के का दिया हुआ 39, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। जो कि 2018 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी सवाल है, आपको इसको करके ही जाना है, ठीक है। इससे आपको पता रहे, आइडिया रहे, जैसे अगर आपके इस टाइप का कोई सवाल आता है तो आप उसे कर ले जाएं, ठीक है। तो हम लोग पोटेशियम कार्बन का फार्मूला क्या होता है, K2CO3 होता है, ठीक है। यहाँ से इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अणुभार निकाल लेते हैं। क्या क्या हो जाएगा, कितने के हैं, 2 के हैं, ठीक है। तो 2 गुणे और पोटेशियम का कितना होता है अणुभार 39 होता है, 2 से गुणा कर देंगे, प्लस इसमें कितना है 12 है, 12 क्या है कार्बन का अणुभार है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो 3 गुणे ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 16 होता है, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 138 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकालते हैं 100 ग्राम विलयन में K2CO3 का भार कितना है, कितना निकाल, मतलब इसमें देखो, इसमें ट्रिक है, इसमें दिया हुआ है, देखिए आप, इसमें कह रहा है भारानुसार 20% पोटेशियम, मतलब 100% का 20%, मतलब 20% क्या है पोटेशियम कार्बोनेट है, तो 100% मतलब बिलियन है, मतलब जब बिलियन बना हुआ है उसमें 20% क्या पोटेशियम कार्बोनेट है, तो उसका भार कितना 20 ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ग्राम बिलियन में K2CO3 का भार कितना 20 ग्राम हो गया, ठीक। अब 100 ग्राम बिलियन में K2CO3 की मौलिक संख्या निकाल लीजिए, भार पता हो गया, और उसके बाद भार पता है आपका, और मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, तो क्या रख देंगे यहाँ पे, मोल कितना वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट भी कितने 20 ग्राम आ गया, और मॉलिक्यूलर वेट हम लोग ने निकाला कितना 138 रख दिए, काटे 0.144 आ गया, इसका कितना आ गया मौलिक संख्या आ गई किसकी, 100 ग्राम बिलियन में K2CO3 की मौलिक संख्या कितनी आ गई 0.144 आ गई, ठीक। अब हम लोग यहाँ से जल का भार निकाल लेते हैं, जल का भार वही सेम फार्मूला, अगर 20 उसमें है, अगर 20 क्या है 20 अगर पोटेशियम कार्बोनेट है तो 100 में से 20 ये है तो 80 होगा क्या जल का भार होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं 100 ग्राम बिलियन में जल का भार कितना हो जाएगा 100 - 20 बराबर 80 ग्राम, 20 क्योंकि 20 कितना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20 पोटेशियम कार्बोनेट दिया कितना 20%, तो बचेगा कितना 80%, तो 80% क्या हो जाएगा जल का भार हो जाएगा, देखिए जल का भार हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं K2CO3 विलयन की मोललता निकाल लेते हैं, क्या है मोललता बराबर क्या होता है K2CO3 की मोलों की संख्या, मतलब इसकी जिसकी निकालें उसके मोलों की संख्या बटे जल का भार ग्राम में रख रहे हैं, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर रखिए K2CO3 की मोलों की संख्या कितनी निकाली हम लोगों ने, निकाल लिए 0.144, यहाँ मोल पहले निकाल लिए हम लोगों ने, ठीक है, तो रख दिए। उसके बाद जल का भार कितना 80 यहाँ से, ठीक 80 रख दिए इंटू 1000, काट दीजिए इसको, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको बाद 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1.8 मोल पर किलोग्राम, ठीक है। थैंक यू।